आप देख रहे हैं एजेंडा। हम बात कर रहे हैं आसाराम की, उनके समर्थकों की गुंडागर्दी पर वो सरेआम उतर रहे हैं और आज मेरे सहयोगी भवानी सिंह, मनीष जुल्का और श्याम सिंह घायल भी कर दिए गए। उन पर जानलेवा हमला किया गया। वो कवर करने गए थे जोधपुर में। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी, हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई हैं, अभय वर्तक हैं मेरे साथ ही साथ शक्ति सिंह गोहिल भी। और राजदीप, जो चर्चा हम ब्रेक में जाने से पहले कर रहे थे, रास्ता क्या है, रोड अहेड क्या है, तत्काल हमें क्या करना होगा अगर हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक मुद्दा उठाकर करें, आपके विचार से पहली बड़ी चीज हमें क्या करनी होगी? पहली बड़ी चीज है, कानून है देश में, एफआईआर है। एफआईआर के मुताबिक जिस सेक्शंस के अंडर आसाराम के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है उसको आप कंप्लीट होने दीजिए, पुलिस की जांच होने दीजिए। पुलिस के जांच में अगर पाया जाए कि प्राइमा फेसी उनके खिलाफ केस बनता है तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। और जो एक आम आदमी के खिलाफ रेप के जब या सेक्सुअल असॉल्ट के जब चार्जेस आते हैं उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वही आसाराम के खिलाफ होनी चाहिए। यानी एक मैसेज जाना चाहिए पहले कि आसाराम जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो वही कार्रवाई है जो किसी सामान्य नागरिक के खिलाफ होती है। ये कहना कि मेरे पास 4 लाख फॉलोअर है, कितने लोगों की मैंने जिंदगी बदली है इसलिए मैं कानून के ऊपर हूं, ये नहीं चलेगा। तो पहली बात है, कानून पर विश्वास होकर कानूनी प्रक्रिया जो है उसे आगे बढ़ाइए। शक्ति सिंह गोहिल साहब, सूबे के मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी के नेता हैं, अशोक गहलोत कहते हैं कि कानून से ऊपर कुछ नहीं, कानून किसी के दबाव में नहीं आएगा। इसे जमीनी हकीकत में कब तब्दील करेंगे वो? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि उसी तरह से काम होगा। अक्यूज्ड का कोई बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है। अक्यूज्ड है वो सिर्फ अक्यूज्ड है, वो कौन है, क्या स्टेटस है, वो नहीं देखा जाएगा। और कांग्रेस सरकार ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति के डर से काम नहीं होगा। हमारा कोई इसमें इंटरफेरेंस पर जो देरी हो रही है शक्ति सिंह जी, जो देरी हो रही है, आम आदमी क्या ये सवाल नहीं करेगा कि कहीं ना कहीं राजनीति है, राजनीतिक फायदा नफा नुकसान देखा जा रहा है? क्या आम आदमी ऐसा सोचे वो गलत सोचेगा क्या? शक्ति जी, संदीप जी, बात बिल्कुल सही है, पर आपको ये समझना होगा कि अक्यूज फिर राजस्थान में नहीं रहा। 0 नंबर से एफआईआर दर्ज हुई और राजस्थान को जैसे ट्रांसफर होती है, अक्यूज बीजेपी स्टेट में घूमता रहता है। और मैं विक्रम सिंह जी से सहमत हूं, पर बैकअप जो मिलना चाहिए जो स्टेट से वो भी नहीं गया। तो आज राजस्थान से पूरी टीम गई। मध्य प्रदेश आपको नहीं लगता राजस्थान सरकार ने कार्रवाई में देरी की? अगर ये वाकया किसी और सूबे में होता जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी, आप तो वहां पर उनकी बखियां उधेड़ देते। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर दूसरी जगह होता तो एफआईआर तक नहीं होती। गुजरात में ऐसे हादसे हुए हैं, एफआईआर तक आसाराम के खिलाफ नहीं होती। गुजरात से आगे निकलिए ना शक्ति जी, पूरे देश की बात हो रही है, प्रजातंत्र की बात हो रही है। आप निकलिए ना गुजरात से बाहर। गुजरात में क्यों सिमटे हुए हैं? मैं इसलिए सिमटा हुआ हूं कि वहीं से शुरुआत हुई है। कानून तोड़ा गया, एक कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिसाइज नहीं हुई, वहां पे पत्रकारों को मारा गया, एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। आसाराम को सबसे बड़ा सहकार शुरू के क्राइम में अगर किसी स्टेट से मिला तो वहीं से मिला है और वहीं से उनका हौसला बढ़ा और ये काम आज हुआ है। और मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत साहब ने देरी की, भी कानून उन्होंने देरी की कार्रवाई में, उन्होंने देरी की कार्रवाई में, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अरे कार्रवाई नहीं हुई। अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं, आपको अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं मैं। अशोक गहलोत ने तो कानूनी कार्रवाई में कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं किया है, इंटरफियरेंस नहीं किया है। एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिपेंडेंट काम करेगी। जोधपुर से निकली हुई पुलिस आसाराम को लेने के लिए वहां पहुंची है। स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जरूर काम करेगी। और मैं मानता हूं कि जो देश का जो कानूनी ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, क्या आप उसे कमजोर नहीं कर रहे हैं? ये तो रस्म अदायगी हो रही है ना कि हाँ एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस ये कर रही है, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। मैं बड़ी पिक्चर, बड़ा खाका यहां पर खींचने की कोशिश कर रहा हूं शक्ति जी। देखिए संदीप जी, अगर हमें किसी की चिंता होती, अगर दूसरों की तरह क्रिमिनल्स के सामने वोट बैंक की राजनीति करते तो आज 307 आपकी टीम पे हमला हुआ, वहां पे 307 और रॉबरी की सेक्शन नहीं दर्ज होती। वही हिस्सा इसी तरह का घटना, ये लोगों को भी समझाना होगा आपको। आप पूछिए, ये लोगों को भी समझाना होगा, ये लोगों को भी समझाना होगा। बिल्कुल। अभय जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं शक्ति जी, कानून का अभय वर्तक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय जी,
मुझे कहना इतना ही है कि मीडिया बदनामी की इतनी जल्दबाजी न करे। एफआईआर दर्ज हो गया, कानूनी प्रोसीजर हो गई है। रामदेव बाबा के समय हमने देखा था कि वृंदाकराज जैसे बहुत बड़े एक नेता ने आरोप किया था कि उनके औषधि में मानव की हड्डियां हैं, बाद में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसी बदनामी मत कीजिए। और जो मीडिया के ऊपर हमला हो गया है वो बहुत ही निंदनीय बात है, लेकिन बापूजी ने जो हमला किया बाद में मीडिया जिस प्रकार से उनको क्यों नहीं रोकते हो, हमला करते गुंडे लोग क्यों रखते हो अपने आसपास? मुझे लगता है कि उसी प्रकार से टूट पड़ना, जब इमाम बुखारी ने भर पत्रकार परिषद में पत्रकारों को जोर से पीटा था, या मुंबई में रजा अकादमी ने अधिकार मिल जाता है, वो भी वैन जलाई थी, उस समय पूरी मीडिया चुप बैठी थी। अधिकार मिलता है, कोई और करता है गुंडागिरी करने का। शक्ति जी, क्योंकि मीडिया की बात हो रही है, अभय जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा एक मीडिया कर्मी के तौर पर। आज जो हमला हुआ, पहले भी जो हमले हुए हैं आसाराम ने खुद किए हैं, उनके समर्थकों ने किए हैं, क्या ये खालिस गुंडागर्दी नहीं? सीधा सवाल है, क्या ये खालिस गुंडागर्दी नहीं है? नहीं चल सकती है। ओवैसी ने धमकी दी थी कि 100 करोड़ हिंदुओं को जिंदा काट। अभय जी पिछले कुछ दिनों में जो आसाराम बापू ने किया और उनके समर्थकों ने किया है, क्या वो खालिस गुंडागर्दी नहीं? बिल्कुल उसकी निंदनीय ही बात है। कोई भी व्यक्ति हिंसा करे, तो कोई भी व्यक्ति हो, तो वो निंदनीय बात है। मेरे ख्याल से बापूजी के पुत्र ने उसके बारे में क्षमा भी मांगी है। मेरा कहना इतना ही है कि जब इस देश का इमाम बुखारी पत्रकारों को पीटता है तो पूरा देश का मीडिया चुप क्यों बैठा है? जब आजाद मैदान के ऊपर मीडिया की अभियान जलाई जाती है, उसको दबाया क्यों जाता है? तभी कोई आगे आके क्यों नहीं बात करता है? उसके खिलाफ क्यों केस नहीं दर्ज होता है? यह हमारा कहना है। राजदीप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अभय जो बात कह रहे हैं? देखिए, ये बार बार होता है। देखिए वर्तक जी, अगर आप अब कहना चाहेंगे कि आप इमाम बुखारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते, सवाल यह है कि क्या इमाम बुखारी का नाम लेकर क्या आप इसको हिंदू मुस्लिम की बू देना चाहते हैं? क्यों इसमें आप सांप्रदायिक बू को क्यों लाना चाहते हैं? सवाल है कानून के मुताबिक चलिए। अगर इमाम बुखारी ने कुछ गलत किया है, उनको भी हथकड़ी में डालिए। मैं तो कहता हूं ऐसे सभी व्यक्तियों को एक ही जेल में डाल दीजिए, ताकि वो एक दूसरे को देखकर थोड़ा सुधर सके। इसमें आप सवाल यह है कि जो चार्ज उनके खिलाफ है वो है सेक्सुअल असॉल्ट का, आप उस मुताबिक चलिए। उनके खिलाफ जो है गंभीर आरोप है। अब आप उस आरोप को कम करने के लिए इमाम बुखारी का नाम ला रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इमाम बुखारी के खिलाफ अगर आरोप हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो, तो उनको भी जेल में डालिए। इसमें कौन कह रहा है? लेकिन अगर आप इस पूरे मसले को एक सांप्रदायिक बू देंगे कि ये हिंदुओं के खिलाफ कुछ है, तो ये बहुत ही गलत है। इससे देश में बहुत ही बुरा संदेश जाएगा। सवाल आज है कि आसाराम हिंदू हो या मुसलमान हो या इमाम बुखारी किसी भी समुदाय के हो, आपको कानून किसी समुदाय के ऊपर है। सबसे बड़ी चीज हमारे देश में कानून होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ, तभी आपका लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। अगर आप आज के इस डिबेट में और शक्ति सिंह जी भी अगर इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करें, ये गलत है। इसमें ना राजनीति होनी चाहिए, ना सांप्रदायिकता होनी चाहिए। इसमें एक ही बात होनी चाहिए, कानून। कानून के मुताबिक आप आसाराम को लोगों के सामने एक तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मीडिया ने भी उनको दोषी नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर वो दोषी है तो उनको वही एक तरह से पनिशमेंट होनी चाहिए जो एक आम नागरिक को मिलती है। अगर उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो लॉ के मुताबिक 7 साल 10 साल जो भी है उनको जेल में रहना चाहिए, तभी ही कोई लोग सीखेंगे। अगर आप उनको तुरंत बेल देंगे और इसमें सांप्रदायिकता लाएंगे तो ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल, और किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हमें पढ़ाया जाता है बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपके ऊपर है। लेकिन क्या ये किताबी बातें बनकर रह गई हैं विक्रम सिंह जी? वर्तमान में ये किताबी चीजें हैं या ये एक मृग तृष्णा है कि एक स्वप्न देख रहा हूं मैं कि ऐसा हो जाए कि कानून सबसे ऊपर हो? संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये लगता है मृग तृष्णा ही है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। जैसे होंगे यजमान वैसा होगा पूजन। तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव ऐसे आएगा कि नो जीरो टॉलरेंस टू एनी क्राइम। कानून से ऊपर कोई नहीं, ऐसा संदेश जाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विवेचना ऐसी हो कि पारदर्शी, त्वरित और पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए। और विवेचना
व्यक्ति स्पेसिफिक न होकर के बिल्कुल गुण दोष के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर संपादित की होनी चाहिए। लीड दिखाने की जरूरत है यहां पर नेताओं को भी, सियासी जमात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना कोई चीज संभव नहीं है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। मुझे एक चीज बताइए, आखिरी सवाल अब मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछूंगा। अगर सूबे का मुख्यमंत्री, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, अशोक गहलोत कहें कि आज ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या वो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यानी कि इसमें पेंच डाले जा रहे हैं जानबूझकर? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे, लेकिन अगर सीएम राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी चीज के लिए भी हो, वो चीज पूरी हो जाती है। और जब जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हो तो वहां पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है। शक्ति सिंह गोयल साहब, क्या वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का वक्त आ गया है? देखिए संदीप जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस मामले में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारा पहले से स्टैंड रहा है, और ये बीजेपी ने शुरुआत की तब जाके हमने कुछ कहा है। हमारा यही स्टैंड है और मैं बड़े जिम्मेवारी से नजीर पेश कर दीजिए ना, मिसाल पेश कर दीजिए। इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती है? अशोक गहलोत क्यों नहीं कर सकते? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस यही कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्रिमिनल कोई भी हो वो क्रिमिनल है, उसके लिए कोई अलग तरीके से नहीं देखेंगे। और आप देखेंगे कि आसाराम बापू आरोपी हैं, एक संगीन इल्जाम के तहत आरोपी हैं, लेकिन 12 दिन से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये और वजह मैंने आपके गिनाई है। अब मैं कहता हूं, मैंने वजह आपको गिनाई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वजह होगी, क्योंकि ये बीजेपी रूल स्टेट में इधर उधर घूमते रहे, पर अरेस्ट होंगे। कानून का काम करेगा और कांग्रेस इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करेगी। फायदा नुकसान करने के लिए हमें बहुत मौके मिलेंगे। अभय वर्तक जी, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा, फिर पूछ रहा हूं। संत कहते हैं, अपने आप को बापू कहते हैं आसाराम। देश की एक लॉ व्यवस्था है, एक कानून की व्यवस्था है, उसका हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? क्यों नहीं दिखाते कि वो दरअसल संत हैं, उनको किसी चीज का भय नहीं, खौफ नहीं, डर नहीं? मुझे इतना ही कहना है कि परम पूज्य आसाराम बापू जी जैसे कानून के ऊपर नहीं है, वैसे ही मीडिया भी अदालत के ऊपर नहीं है। थोड़ा सा समय रखे, थोड़ा सा धीरज रखे, वो जो भी कानून को काम करना है वो करना दीजिए। बापूजी दोषी रहेंगे या निर्दोष है वो न्यायालय को ठहरना है। तो हम तो कह भी नहीं रहे कि वो मीडिया, हम कह रहे हैं वो आरोपी हैं, संगीन इल्जाम लगा। सरदेसाई जी ने भी शायद इसके बारे में सहमति दर्शाई थी कि कानून को अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस वाले कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो कानून कहां हो रहा है? कानून कहां काम कर पा रहा है? कांग्रेस के ऊपर भी विश्वास मत रखिए। जी नमस्कार। यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा था कि खुद जोधपुर क्यों नहीं पहुंच जाते हैं आसाराम बापू? मेरा कहना ऐसा है कि जोधपुर पुलिस उनके पास क्यों नहीं पहुंची? ये तो, अरे आपको समझ दिया था, चले जाते उधर। ये तो चूहे बिल्ली वाला खेल हो गया। नहीं, मेरा कहना है जोधपुर, अगर वो दरअसल संत हैं, पहुंचेगी पुलिस और उठा के लाएगी। अब पहुंची है और उठा के लाएगी। नहीं, हाँ ठीक है ना, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंची? ऐसा नहीं है करते। मुझे लगता है कि इसको एलोंगेट करके ज्यादातर इसकी राजनीति की जा रही है। मीडिया उसमें और भी अलग तरह से एक रोल ये कर रही है, अपना रही है। मुझे लगता है कि इतना ही है कि जैसे परम पूज्य आसाराम बापू जी कानून के ऊपर नहीं है, वैसे ही मीडिया अदालत के ऊपर नहीं है। कुछ ना कुछ तो समय देना ही होगा। जी चलिए राजदीप, जब मैं अशोक गहलोत के मुतालिक सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक बड़ी तस्वीर खींचने की दरअसल कोशिश कर रहा था। खुद अशोक गहलोत, वो कोई और मुख्यमंत्री भी हो सकता था। क्या आज वो वक्त आ गया है दिखाने का देश को, आम आदमी को, कि दरअसल कानून से ऊपर कोई नहीं है? एक अगर फौरन कड़ी सख्त कार्रवाई हो तत्काल, आज कुछ घंटों के भीतर, क्या एक आम आदमी का हमारी कानून व्यवस्था में भरोसा फिर से कायम हो पाएगा? जी बिल्कुल, लेकिन केवल इस बात से नहीं कि उनकी पूछताछ होगी और उनको जोधपुर लाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या आप इस कानूनी प्रक्रिया को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, या जब 4-5 दिन बाद मीडिया किसी दूसरे स्टोरी पर जाएगा तो आसाराम जी को बेल मिलेगा और फिर उसे वो उसी दिशा में चलेंगे जिस दिशा में जा रहे हैं। मैं वर्तक साहब से बिल्कुल सहमत हूं, मीडिया कानून के किसी कोर्ट या न्यायालय के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि कानून की जो प्रक्रिया है, जब तक लोग देखेंगे नहीं कि वही प्रक्रिया वहां है जो एक आम आदमी की तरफ है, तब तक हमारा विश्वास नहीं होगा। सरकार ने इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी
और आसाराम जी को भी तैयार होना पड़ेगा कि आपके जो समर्थक है उनको आपको कहना पड़ेगा जी कि मैं किसी कानून से बड़ा नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। अगर मैंने कोई गलती की है तो कानून मेरे खिलाफ वही कार्रवाई करेगा जो किसी आम नागरिक के खिलाफ करेगा, और ये दिखाना पड़ेगा, ये बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ सियासी जमात को नहीं, आसाराम और उनके छिपाकर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल उनके समर्थकों को भी। राजदीप आपका, विक्रम सिंह जी आपका, अभयवर्तक